हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 210 है। ये घटना चक्र का सीआरपीसी की नेक्स्ट सीरीज है। ठीक है, घटना चक्र पूरी कंप्लीट कर दूंगा तो राजस्थान एपीओ में आपको ये पूरा काम आ जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर डील विद द डिस्चार्ज ऑफ एनी एक्यूज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 239, सेक्शन 227, सेक्शन 245, सेक्शन 290। तो किस में हो जाएगा? 227 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज को पूछा गया, डील विथ डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज किस में दिया है? 227 के अनुसार क्या है? यदि अपराध अनंतता सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उन्मोचन का आदेश सत्र न्यायाधीश ही दे सकता है। कौन दे सकता है? सत्र न्यायाधीश दे सकता है। कहाँ हो? सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो तो डिस्चार्ज कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकता है, सत्र न्यायाधीश ही कर सकता है डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। इसमें गलत चूज करना है। जब परिवाद क्या किया जाता है? खारिज किया जाता है, तब न्यायालय को कारणों को क्या करना होगा? अभिलिखित करना होगा। जब परिवाद खारिज होता है तो न्यायालय को क्या करना होगा? जब न्यायालय परिवाद खारिज किया जाता है तब न्यायालय को क्या? कारणों को अभिलिखित करना होगा। एक कहता है जब अभियुक्त को क्या? डिस्चार्ज उन्मोचित मतलब डिस्चार्ज किया जाता है तो न्यायालय को कारण लिखित करना आवश्यक नहीं। ये पहला क्या कहता है कि अगर कंप्लेंट को खारिज किया जाता है, कंप्लेंट को खारिज किया जाता है तो उसके कारण को लिखित करना आवश्यक होगा। दूसरा क्या कहता है? जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है तो कारण को लिखित करना आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या कहता है? जब आरोप की विरचना किया गया, जब चार्ज को फ्रेम किया गया तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना होगा। जब चार्ज फ्रेम करता है तो न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना होता है। जब अपराध का संज्ञान लिया जाता है तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना। तो इसमें से कौन सा गलत है? बी गलत है। कौन सा गलत है? बी गलत है। बी में क्या है? जब उन्मोचित किया जाता है न्यायालय कारणों को लिखित करना आवश्यक है। जब व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाता है तो कारण लिखना आवश्यक हो। तो इसमें चारों क्वेश्चन समझो। परिवाद को खारिज किया जाएगा तो भी कारण लिखा जाएगा। ठीक है, कारण को लिखित करना आवश्यक है, ये भी सही है। और जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा तो भी, डिस्चार्ज किया जाएगा तो भी न्यायालय कारण लिखेगा। ठीक है। जब क्या बोलते हैं? आरोप की विरचना किया जाता, आरोप को चार्ज को फ्रेम किया जाता तो कारण लिखना आवश्यक नहीं है। ये दिमाग में बैठा लो। जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो कारण लिखना आवश्यक नहीं है। और जब संज्ञान लिया जाता तब न्यायालय को भी कोई कारण लिखना आवश्यक नहीं है। ये दिमाग में बैठा। संज्ञान के लिए और चार्ज फ्रेम करने के लिए कारण आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर डिस्चार्ज कर रहा है और परिवाद को खारिज कर रहा है तो कारण लिखना आवश्यक है। इस क्वेश्चन से ये पता चला। अब आओ इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है कि सीआरपीसी की धारा 227 क्या कहता है? अभियुक्त के उन्मोचन से संबंधित है। इसके अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त तथा अभियोजन के निवेदन की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की राय में अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का प्राप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को क्या करेगा? अब लिखित करेगा। अर्थात बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध अन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह मामले के विचारण के लिए किसे भेजेगा? सीजीएम को भेज देगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट क्लास को, एडिशनल सत्र न्यायाधीश को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भेज देगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो किसको भेजेगा? इसमें भेज देगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को वो भेज देगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या लिखा है इसको पढ़ लो। धारा 228
को 2005 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या कहा गया कि सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध, यानी कि जो सत्र न्यायालय उसका विचारण कर रहा है उसकी राय है कि वह अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, उसको लगता है ये किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो मामले के विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, भेज सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि अगर आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया गया तो अदालत उसे निम्न में क्या दर्जा करने की अपेक्षा करेगा, क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगा, उसकी प्रतिरक्षा, उसके वकील, उसका संस्करण, उसका बयान। तो उसकी प्रतिरक्षा क्या करेगा, प्रतिरक्षा। धारा 232 के अनुसार यदि संबंध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने के लिए अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन तथा प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है, इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोषमुक्त का आदेश अभिलिखित करेगा। परंतु यदि अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता तो धारा 233 के अंतर्गत अदालत उसकी प्रतिरक्षा दर्ज करने की अपेक्षा करेगा। तो क्या करता है, 232 कहता है कि यदि संबंध के विषय में अभियोजन का साक्ष्य लेने, मतलब एविडेंस ले लिया गया है और अभियुक्त का क्या एग्जामिनेशन करने पर अभियोजन तथा प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात, मतलब अभियोजन का भी और उसके डिफेंस का भी, जो बात रख रहा है, जो उसको दोषी साबित करना, उसकी बातों को सुनना, और जो उसके दोषी होने को डिफेंड करता हो उसकी प्रतिरक्षा, उसकी बातों को सुनकर न्यायाधीश यह विचार करता है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, मतलब वो न्यायालय दोनों की बात सुन के मान लेता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, तो न्यायाधीश उसे क्या, दोषमुक्त का आदेश करेगा। यानी कि 232 में दोषमुक्त का आदेश कैसे करता है, ये दिमाग में रखो कि जिसने उसके ऊपर आरोप लगाया है, जो उसको दंडित करवाना चाहता है, वो अपनी बात रख देता है, और जो पक्षकार उसे बचाना चाहता है वो अपनी बात रख देता है। दोनों की बात न्यायालय सुनने के बाद न्यायालय निर्धारित करता है कि उस अभियुक्त के खिलाफ, उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे क्या करेगा, दोष मुक्त कर देगा। जब एविडेंस लेके करेगा तो दोष मुक्त करेगा, जब एविडेंस लेके नहीं करेगा, शुरू में ही करेगा, तो उन्मोचित कर देगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर दोष मुक्त नहीं कहता है तो 233 में फिर डिफेंस करने के लिए कहेगा। अब क्या कहता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कैन द एक्यूज्ड फाइल रिटन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस। मतलब इसमें हो जाएगा सेक्शन 230 का सब क्लास 2, सेक्शन 231 का सब क्लास 1, 232 का सब क्लास 2, 233 का क्लास 2। तो कौन सा हो जाएगा, 233 का क्लास 2। इसके अनुसार यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा, ये कहता है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना बाद में। ठीक है, अब आ जाओ सीआरपीसी में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है। 231 का सब क्लास 2, 230 का सब क्लास 2, 233 का सब क्लास 2, 232 का सब क्लास 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, 233 का सब क्लास 2 हो जाएगा। सीआरपीसी 1973 धारा 233 अभियुक्त की प्रतिरक्षा के बारे में है। धारा 233 सब क्लास 2 के अनुसार अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में यदि कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा, अर्थात दर्ज करेगा। जबकि 231 के अंतर्गत न्यायाधीश स्वविवेकानुसार किसी साक्षी की अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है, किसी साक्षी की अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना, पुनः बुला सकता है 231 के सब क्लास 2 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 के सब क्लास 2 के अंतर्गत संस्थित मामलों में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया होती है। सत्र विचारण, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट वो आ जाओ, क्या क्या ऑप्शन है।
पुलिस रिपोर्ट पे अन्यथा संस्थित विचारण, संबंध विचारण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा वो अन्यथा संस्थापित वारंट का विचारण हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है कि धारा 237, कौन सा 237 का सब क्लास 1 यह प्रावधानित करती है कि धारा 199 का सब क्लास 2 के अधीन मामले का संज्ञान करने वाला सत्र न्यायालय मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के अनुसार किया जाएगा। संहिता के अध्याय 19 244 से 250 पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के विचारण वारंट मामलों के विचारण में प्रतिरक्षा प्रावधानित करती है। धारा 199 के सब क्लास 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवक आदि मानहानि से संबंधित है। 237 का सब क्लास 1 क्या कहता है, यह प्रावधानित करता है कि धारा 199 के सब क्लास 2 के अधीन जो मामलों का संज्ञान किया जाता है करने वाला सत्र न्यायालय, 199 के 2 के अधीन, ये क्वेश्चन याद कर लेना, सत्र न्यायालय संज्ञान लेता है और ऐसे मामलों का विचारण पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले के अनुसार किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अलावा संस्थित वारंट मामलों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, संहिता की अध्याय 19 244 से 250 में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया प्रावधानित करता है। किसमें, 244 से 250 तक का। ठीक है, और धारा 199 के 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवक आदि के मानहानि से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया की किन धाराओं में वारंट मामलों का विचारण की प्रक्रिया दी गई है। 238 से 250, 251 से 259, 260 से 265, 225 से 237, 238 से 250 वारंट मामलों का विचारण 238 से 250। कहाँ है वारंट मामलों का, अध्याय 19 238 से 250 वारंट मामलों का विचारण। 251 से 259 संबंध मामलों में विचारण, 260 से 265 संक्षिप्त विचारण, 225 से 237 सत्र न्यायालय का विचारण, 225 से 237 सत्र न्यायालय का विचारण, 238 से 250 वारंट मामलों का विचारण, 251 से 259 संबंध मामलों का विचारण, 260 से 265 संक्षिप्त विचारण। ये याद कर लेना, ये खूब पूछता है, ये इतना पूछता है कि हम क्या बताएं। 200 पहले आएगा सत्र न्यायालय द्वारा विचारण, 225 से 237, फिर वारंट मामलों का विचारण 238 से 250, फिर संबंध मामलों का विचारण 251 से 259, इसको लाइन से लिख देना, फिर संक्षिप्त विचारण 260 से 265, इसको लाइन से लिख लेना और याद कर लेना। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है। सेशन न्यायालय के समझ विचारण, वारंट मामलों का विचारण, संबंध मामलों का विचारण, ये सभी। तो इसमें क्या है, संबंध मामलों का विचारण। किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर नहीं सुना जाए, दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है, तो किसमें, संबंध मामलों में। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल क्या है, सेशन न्यायालय के समझ विचारण में धारा 225 के सब क्लास 2 में यह प्रावधान है कि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। इसी प्रकार वारंट मामलों वाले अध्याय में धारा 248 के सब क्लास 2 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। संबंध मामलों के विचारण में यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त दोषी है तो विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। 255 का सब क्लास 2। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विचारित किए जाते हैं। धारा 240, धारा 244, धारा 246, धारा 248। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 246 के सब क्लास 1 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के विषय में आरोप विरचित किए जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विरचित किए जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर,
तो किस में किए जाते हैं? 240 में, 244 में, 246 में, 248 में। तो 244 इसका एक सेक्शन याद कर लेना। 246 का सब क्लास 1, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामलों में आरोप को विरचित किया जाना। मतलब आरोप का फ्रेमिंग कहाँ किया जाता है? जो क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामले होते हैं, तो 246 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यदि वारंट मामलों के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाया जाता, यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता तो वह उसे उन्मोचित कर देगा, उसे दोष मुक्त कर देगा, उसे दोष सिद्ध कर देगा, मामले को पुनः सुनेगा। उसे क्या करेगा? दोष मुक्त कर देगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के अनुसार अभियोजन एवं अभियुक्त दोनों पक्ष के साक्ष्य प्राप्त करने के बाद उपरांत मजिस्ट्रेट पाता तो क्या दोषी नहीं है, तो उसे क्या कर देगा? दोष मुक्त कर देगा। दंड प्रक्रिया के अनुसार आरोप का निर्धारण कौन कर सकेगा? न्यायालय, लोक अभियोजक, संबंधित पुलिस थाने का भार अधिकारी, उपयुक्त में से सभी। तो कौन करता है आरोप का विचार? तो आरोप का निर्धारण कौन करता है? न्यायालय करता है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। दंड प्रक्रिया 228 से 240 में आरोप की विरचना का प्रावधान है। 228 चार्ज 228 से 240 में प्रावधान किया गया। संहिता की इस धारा में 240 में अभियुक्त उन्मोचित न होने की दशा में प्रक्रिया का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार आरोप का विरचन न्यायालय द्वारा लिखित रूप में किया जाता है, साथ ही विचारण का कार्य न्यायालय का है, अतः आरोप का निर्धारण न्यायालय ही करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हो शुरू होता है अभियुक्त के खिलाफ आदेश का जारी करके, पुलिस रिपोर्ट दायर होने के साथ विधिवत आरोप विरचित होने के बाद, जब अभियुक्त कोर्ट का सम्मन पाकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सा का? विधिवत आरोप का विरचित के बाद, विधिवत आरोप विरचित के बाद। नेक्स्ट आ जाओ। मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के विचारण की प्रक्रिया 200 अध्याय 19 238 से 243 में आरोप का विरचन विचारण का आरंभ होता है। पुलिस रिपोर्ट विचार करने तथा सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि अभियुक्त को धारा 239 में उन्मोचित नहीं किया जाता तो उसका विचारण आरोप के विरचन के साथ शुरू किया जाता है, तो जिसके प्रावधान 240 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा प्रतिरक्षा का साक्ष्य है? 264, 243, 237, 242। तो कौन सा है? 243 है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित। इसके अनुसार यदि अभियुक्त धारा 242 के अधीन अभिवचन करने से क्या इनकार करता, अभिवचन नहीं करता या विचारण किए जाने का दावा करता, तो अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे। अभियुक्त के आवेदन दिए जाने पर यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है तो मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए आदेशित कर सकेगा। ऐसा कारण मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रथम अनुसूची के आधार सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर की गई लूट 14 वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। इसका विचारण सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, किसके? अपर सेशन न्यायाधीश और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन कौन? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसमें ऑप्शन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया 1973 के प्रथम अनुसूची लूट यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच होती है तो अपराधी 14 वर्ष के कठिन कारावास जुर्माने से दंडनीय होगा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध या एवं दंडादेश एक ही दिन दिया जा सकता है। दोषसिद्ध एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है। ए और बी दोनों गलत है। तो ए बी दोषसिद्ध एवं दंडादेश एक ही दिन दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार धारा 248 के 2 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात ही विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। अर्थात दोषसिद्ध एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है। क्या कहता है कि जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात ही विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। अर्थात दोषसिद्ध एवं दोष दंडादेश दोनों एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन दोष सिद्ध किया गया उसी दिन दंडादेश नहीं देगा, पहले क्या कहते हैं, अभियुक्त को सुनने के पश्चात ही दंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या सत्य नहीं है सुनवाई दिनांक को यदि परिवादी अनुपस्थित है तो अभियुक्त को उन्मुक्त कर दिया जाएगा यदि अपराध राजीनामा योग्य है, असंज्ञेय है, आरोप का निर्माण नहीं हुआ है, उक्त प्रावधान परिवाद पर संस्थित प्रकरण व पुलिस रिपोर्ट द्वारा संस्थित दोनों में लागू होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जब कार्रवाई परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले में सुनवाई के नियत दिन किसी परिवादी अनुपस्थित और अपराध विधिपूर्वक समन किया जाता है या संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित फ्रेम किए जाने से पूर्व आरोप को फ्रेम किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा पकड़ लेना। 249। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विचारण के दौरान तथा आरोप विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, मामला अग्रेसित कर देगा, दोष मुक्त कर देगा। उपयुक्त में से सभी नहीं तो क्या कर देगा? उन्मोचित कर देगा। ए में क्या है? उन्मोचित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आपराधिक दंडादेश के लिए सम्मन प्रयोग की जाती है। अधिकतम 1 साल के कारावास या आकर्षित अपराधों के लिए 2 साल का कारावास या सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए 7 साल तक का कारावास या सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए, और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें 2 साल तक का कारावास की सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए जिसमें 2 वर्ष की सजा हो, ठीक है, आपराधिक दंड सम्मन प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष वाले अपराध को 2 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो वो वारंट मामला हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लें। 2 में क्या है? सम्मन मामले एवं सम्मन विचारण की प्रक्रिया 251 से 259 तक में दिया गया है। अब इसके अंतर्गत वे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन का या 2 वर्ष से अवधि से अधिक कारावास दंडनीय न हो, सम्मन मामले अर्थात 2 वर्ष तक के कारावास की सजाओं से प्राप्त सम्मन मामले माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक सम्मन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएं जिसका उस पर अभियोग है। पूछा जाए कि क्या वह दोषी होने का अभिभाग करता है, पूछा जाए क्या वह प्रतिरक्षा करना चाहता है, यथारीति आरोप विरचित किया जाए। तो इसमें कौन सा यथारीत आरोप विरचित किया जाए? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक सम्मन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि यथारीत आरोप विरचित किया जाए। तो इसको डिटेल में पढ़ लो।
संहिता में धारा 251 259 मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों के विचारण की प्रक्रिया उल्लेख करता है। धारा 251 कहती है कि जब अभियुक्त हाजिर होता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो उसको अभियोग का सारांश बताया जाएगा और उसे पूछा जाएगा क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है या प्रतिरक्षा का दावा करता है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों के विचारण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा न्यायालय अभियुक्त एवं अभियोजन को सुनने के पश्चात आरोपित विरचित करेगा। न्यायालय अभियोजन को सुनने के पश्चात अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। अभियुक्त को सुनने के पश्चात न्यायालय के लिए कोई बाध्यता नहीं है तथा उसे अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 252 से 255 तक के अपराध करने का आरोप है। ये चैप्टर 19 में, चैप्टर 20 में, चैप्टर 21 में, चैप्टर 25 में। तो किस न्यायालय था, 252 से 255। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चैप्टर 252 से 255, ये हो जाएगा आपका चैप्टर 20 हो जाएगा। 252 में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध है, 255 में दोष मुक्त और दोष सिद्ध का प्रावधान। ये धाराएं धारा 20 के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट चैप्टर 20 के अंतर्गत। अपराधी अपने अपराध को मानते हुए किस प्रावधान के तहत जुर्माना डाक विभाग द्वारा भर सकता है। दंड प्रक्रिया की संहिता 206, दंड प्रक्रिया की दफा 253, दंड प्रक्रिया संहिता 268, केवल सेशन कोड की CRPC 438। अब इसमें देखो, इसका डिटेल पढ़ लो, बहुत जरूरी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 253 के अनुसार जहां धारा 206 के अधीन सम्मन किया गया और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिभाग अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र और सम्मन, निर्दिष्ट जुर्माने की रकम और डाक का संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट भेजा जा सकता है। जबकि धारा 206 में छोटे अपराधों के मामलों में विशेष सम्मन, धारा 468 में परिसीमन काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान के बारे में, धारा 438 में गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश करने के लिए प्रावधान किया जाता है। एक आवेदन के अंतर्गत धारा 257 में दंड प्रक्रिया प्रस्तुत हुआ तो स्वीकृत किया जाता, तब अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, दोष सिद्ध किया जाएगा, दोष मुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दोष मुक्त किया जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है, CRPC की धारा 1973 के सेक्शन 257 के अनुसार यदि परिवादी क्या करता है, किसी मामले में अध्याय 20 के अधीन अंतिम आदेश क्या करता है, अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय क्या करता है, किसी भी समय मजिस्ट्रेट को समाधान करा देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जहां या एक से अधिक अभियुक्त हैं, वह उन सब जिनमें किसी के विरुद्ध परिवाद वापस लेने के उसे अनुज्ञा प्राप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उस परिवाद को वापस लेने की अनुज्ञा देगा। तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर देगा।
सम्मन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकरण पर कार्रवाई को रोक सकता है और इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की किस धारा में किया गया? 258, 257, 259, 209। तो दंड प्रक्रिया संहिता 258 के अनुसार मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकरण में कार्रवाई को रोक सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत कार्रवाई रोकी जा सकती है। परिवाद पर संस्थित किसी सम्मन मामले में, परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में। नेक्स्ट आ जाओ। परिवाद को संस्थित किसी वारंट मामले में, परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी संज्ञेय मामले में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 258 के अंतर्गत परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई के किसी प्रकरण में निर्णय सुनाए जाने से रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निर्णय सुनाए जाने से पहले रोका जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामले की सुनवाई किसी आरोपी को उन्मोचित किए जाने का प्रावधान किया गया। धारा 251, धारा 252, धारा 253 इनमें से कोई नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सम्मन मामलों में उन्मोचन न करे या तो दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। यद्यपि धारा 258 के अंतर्गत कार्रवाई रोक देने के दौरान अभियुक्त को किसी कारणवश छोड़ दिया जाता है तो ऐसे अभियुक्त को छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा, परंतु विकल्प में ना होने के कारण विकल्प डी उचित है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या धारा 258 दंड प्रक्रिया के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता? नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया जाता। हाँ, उसी न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उन्मोचित किया गया है। क्यों नहीं, क्योंकि दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होता। हाँ, राज्य सरकार की, हाँ, उसी न्यायालय द्वारा अनुमति से जिसके द्वारा उन्मोचित किया गया है। 258 में बताया गया। ये सब सेक्शन जरूर याद कर लेना, खूब पूछता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण तब किया जा सकता है जब उन्मोचित करने वाला न्यायालय अनुमति दे। सम्मन मामलों को वारंट मामले में परिवर्तित करने की न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत? 302, 259, 301, 322। तो किस में किया गया है? 259 में किया गया, 259 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 सम्मन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जब किसी ऐसे अपराध के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि न्याय हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उपबंधित प्रक्रिया को पुनः मामले की सुनवाई कर सकेगा और उन साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है उन्हें पुनः बुला सकता है। दंड प्रक्रिया की कौन सी धारा दांडिक विचारण न्यायालय में न्याय हित के आदेश में पारित किया जाता है? 256, 257, 258, 259, 259 में किया जा सकता है। न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह सम्मन मामलों के विचारण या वारंट मामलों की तरह कर सकता है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है या दंडनीय 6 माह से अधिक कारावास, 4 माह से अधिक कारावास, 1 वर्ष से अधिक कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 माह से अधिक कारावास।
प्रस्तुत समस्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 259 में निर्धारित है। धारा 259 के अनुसार जब किसी ऐसे मामले के विचारण के दौरान 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो तो मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है न्यायहित के मामलों का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वह मामले की इस प्रक्रिया के अनुसार सुना जा सकता है और परीक्षित साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है? सदोष, अवरोध, अपहरण, रिष्ट वे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो डी वे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से दंडनीय है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 की उपधारा 1 गांव के वन के अनुसार वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण हो सकता है यदि वह अपराध निम्नलिखित से अधिक की अवधि के कारावास से 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो किसमें 2 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाता? 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 454 से 456 के अपराध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी तथा चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से अधिक नहीं है। पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसका डिटेल पहले पढ़ लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 खंड गा के 1 के अनुसार वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 260 के खंड गा के सेकंड क्लास 5th और 7 के अनुसार निम्नलिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। भारतीय न्यायदंड संहिता की धारा 279, 280, 281 के अधीन चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 456 के अधीन अपराध का तथा उपधारा 3 की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी दुष्प्रेरण का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता, अतः 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता? कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के क्लास 1 के अंतर्गत मुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग श्रेणी मजिस्ट्रेट जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए सशक्त किया, ये सभी अपराध का क्या कर सकते हैं? संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से किसे संक्षिप्त विचारण की शक्ति नहीं है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट, द्वितीयक श्रेणी के मजिस्ट्रेट। तो किसे? द्वितीयक श्रेणी मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल के लिए कौन शक्ति प्रदान? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन देता? उच्च न्यायालय देता। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय नहीं है? चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से अनधिक है। प्रच्छन्न गृह अतिचार, 500 रुपये से अनधिक मूल्य की चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, 250 रुपये से अधिक मूल्य की चुराई हुई संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत प्राप्त करना या प्रतिधारित करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रच्छन्न गृह अतिचार, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। चूंकि ए सी डी
में अपराधों को संचित रूप से विचारणीय अपराधों की सूची में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के 1 की क्लास ग में दी गई समाविष्ट किया गया था। संभावित उत्तर भी सही है। निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता? चोरी या चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। चोरी या चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपये से अधिक नहीं है। पशु अत्याचार अधिनियम के अधीन परिवाद, भारतीय दंड संहिता के अधीन 454 और 456 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अनुसार एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले का संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपये से अधिक है। इस धारा में स्पष्टता कहा गया है कि जहां ऐसी चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक नहीं है वहां पर कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। विकल्प में दिए गए अपराधों का इस प्रकार संक्षिप्त विचारण हो सकेगा। निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता? गंभीर उपाहति, चोरी का जबकि चुराई हुई संपत्ति के मूल्य का 200 रुपये से कम नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 454 456 के अंतर्गत अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के क्लास 7 के अंतर्गत अपराधों का दुष्प्रेरण। तो इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 260 के अनुसार गंभीर उपहाति के अपराध धारा 225 का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अपराध 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय। संक्षिप्त विचारण उन्हीं अपराधों का किया जा सकता है जो आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो दंड प्रक्रिया के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। नीचे कूट की सहायता से उत्तर दिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 454 456 के अधीन अपराधों का विचारण संक्षिप्त विचारण में किया जा सकता है। 3 माह से अधिक कारावास का दोष सिद्ध के मामले में नहीं किया। संक्षिप्त विचारण के लिए संबंध मामलों के विचारण की प्रक्रिया का क्या किया जाए? अनुसरण किया जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है। नेक्स्ट हो जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1970 धारा 260 में संक्षिप्त विचारण न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करता है। 260 के 1 के बी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 454 456 के अधीन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। धारा 262 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया जिसके अनुसार संक्षिप्त विचारण संबंध मामलों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। संक्षिप्त विचारण दोषी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय न किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। किस धारा में क्या अंतर्गत बताया? द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ये कहाँ बताया? 260 261 262 263 किस में बताया गया कि संक्षिप्त विचारण जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है। 261 में ये बताया गया 261 में कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता 1970 261 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को जिसे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित है किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने या जुर्माने सहित या 6 माह से अनधिक कारावास से दंडनीय कारावास या किसी अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने का प्रयत्न संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाओ। उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी द्वितीय वर्ग श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है जो किसी ऐसे अवधि के कारावास से दंडनीय जो 3 माह से ज़्यादा ना हो, 6 माह से ज़्यादा ना हो, 1 वर्ष से ज़्यादा ना हो, 2 वर्ष से ज़्यादा ना हो, 6 माह से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता के संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम अवधि की कारावास 1 मास, 3 मास, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 मास हो जाएगा। दंड प्रक्रिया 262 के 2 के अनुसार 3 माह से अधिक के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के 21 में संक्षिप्त विचारण के अधीन किसी दोष सिद्ध के मामले में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती 1 मास, 3 मास, 6 मास, केवल अर्थदंड। तो कितना दिया जा सकता है? 3 मास दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। सौदे अभिभाग प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया में जोड़ा गया। दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियम संख्या 25 सन 2005, डांडिक विधि अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, दंड प्रक्रिया अधिनियम 2006 द्वारा, दंड विधि संशोधन 2003। तो दंड विधि अधिनियम 2002 द्वारा, अधिनियम संख्या 2006 का है। 2005 का संशोधन अधिनियम संख्या 2006 का है। ठीक है, अब इसको पढ़ लो। नवंबर 2000 में गठित न्यायमूर्ति मलीमथ द्वारा 2003 में प्रस्तुत सिफारिश, मलीमथ की कमेटी थी ये, 11 जनवरी 2006 को संसद में प्ली बार्गेनिंग का अध्याय डांडिक विधि अधिनियम 2005, अधिनियम संख्या 2 सन 2006 ये पूरा पूछता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 21A अध्याय जोड़ लेना, 21A को, जो 16 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ, 16 अप्रैल 2006 से प्रभावित हुआ। जो प्ली बार्गेनिंग का कानून अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में लागू होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध हैं महिलाओं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों में प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था अलग रखा गया है। प्ली बार्गेनिंग के अपराध स्वीकार करने वाले अपराधियों को सजा में रियायत दी जाती है। क्या दी जाती है? रियायत दी जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया के अंत अभिभाग सौदेबाजी से अध्याय 21 किस वर्ष? 2006 में अंत स्थापित किया। ये मार देना तुरंत खट से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता 1970 किस अध्याय में प्ली बार्गेनिंग? तो 21A में। किस में रखा गया? 21A में। फिर नेक्स्ट आ जाओ। फिर पूछता प्ली बार्गेनिंग एक नया अध्याय है जो कानून संशोधन 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में जोड़ा गया। 265A से N, 265A से M, 265A से L, 265A से E। तो इसमें किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा C में। C इसका हो जाएगा। 265A से 265L हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्ली बार्गेनिंग का लाभ प्ली बार्गेनिंग का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है, अपराधी मामूली अपराध से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। अध्याय 21A दंड प्रक्रिया के अंतर्गत अभिभाग सौदेबाजी किस अपराध के संबंध में उपलब्ध है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 265 का के परंतु के अनुसार अभिभाग सौदेबाजी वहाँ नहीं लागू होगी जहाँ ऐसा अपराध देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या जहाँ ऐसे अपराध किसी स्त्री के विरुद्ध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध पारित किया जाता है, अतः दिए गए विकल्प किसी पर भी लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। वह अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर अभिभाग चर्चाएं लागू नहीं हैं को अधिसूचित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग द्वारा, मानवाधिकार केंद्र सरकार द्वारा। तो किसके? केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 265 का के 2 अनुसार अपराध का अवधारण जो तस्मय प्रवृत्त किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध को केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। इसका डिटेल अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। अभिभाग सौदेबाजी का प्रावधान प्रयोज्य केवल किशोर अपराधियों को अपीलीय प्रक्रम में 7 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध में धारा 204 के अंतर्गत तामील होने के बाद। तो इसमें क्या है? तामील होने के बाद 204 में जो आदेश जारी किया जाता है उसी के बाद।
तो इसको डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 2006 के संशोधन में एक नया अध्याय अभिभाग सौदेबाजी नामक शीर्षक जोड़ा गया। धारा 265 का के अनुसार इस अध्याय के उपबंध के उस अभियुक्त के संबंध में लागू होंगे जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय के सिवाय अन्य अपराध कारित किए जाए यदि अपराध पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 204 के तहत आदेश का जारी की गई। इस आदेश के उपबंध लागू नहीं होंगे जहां अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या स्त्री के विरुद्ध 14 वर्ष से कम आयु के विरुद्ध कारित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। संक्षिप्त विचारण में न्यायालय किस विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? सत्र विचारण प्रक्रिया, वारंट विचारण, सम्मन विचारण, कोई भी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं। तो इसमें कौन सा? सम्मन विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय ना हो। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी अभियुक्त दंड प्रक्रिया 1973 सौदेबाजी अभिभाग करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया एक अपराध डकैती का, लूट का, चोरी का, बलात्कार का। किसका किया है? चोरी का। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग चोरी में होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ आप। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदा अभिभाग के लिए निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है? लोक अभियोजक, अन्वेषण अधिकारी, अपराध से पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त। तो कौन कर सकता है इसमें? अभियुक्त कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कोई अभियुक्त अनुभव समझौता यानी कि प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कहाँ? किसी भी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उस न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचारणीय है, उच्च न्यायालय में। तो जहाँ ऐसा अपराध विचारणीय है, ट्रायल करने वाला जो कोर्ट है, उसी में ये प्ली बार्गेनिंग दायर की जाएगी। ठीक है, 265 खा के सब क्लास 1 के अनुसार किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में अभिवचन, अनुनय, समझौता, प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र दाखिल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित हो। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा प्ली बार्गेनिंग की अनुमति दी जाती है? फिलिप वर्सेस चेज के, ब्राउन बनाम बोर्ड वर्सेस फाइनेंस के, आर बनाम एक्स एकपक्षीय के, पोलस्की बनाम कोडनास्ट प्रकाशन के। तो पोलस्की बनाम कोडनास्ट प्रकाशन के। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। पोलस्की बनाम कोडनास्ट प्रकाशन लिमिटेड सत्र 2004 और 5 में किम के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी थी। न्यायालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले को कम खर्च पे प्रभावी एवं रुज रूप में निस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। द जजमेंट डिलीवरी बाय अ कोर्ट इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग फाइनल अपीलेबल एंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट फाइनल एंड नो अपील एक्सपेक्ट SLP अंडर आर्टिकल 136 रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 227 अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। आज का ये लास्ट वो है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की क्या बोलते हैं, धारा 265 के अनुसार अभिभाग सौदेबाजी में मामले न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका और अनुच्छेद 226 से 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय दाखिल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 272 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन निर्धारित कर सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सरकार। तो धारा 272 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के अंतर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा को क्या अवधारित कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
क्या करता है कि मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है? 270, 271, 272, 273। तो किसमें 271 संहिता की अध्याय 22 का कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति की हाजिरी से संबंधित प्रावधान है। अध्याय की धारा 271 के अनुसार न्यायालय कारागार में निरुद्ध व्यक्ति की परीक्षा हेतु धारा 284 के अधीन अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अपराधी विचारण में कौन साक्ष्य कौन लिख सकता है? न्यायालय का कोई भी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, विशेषज्ञ। तो कौन लिखित? मजिस्ट्रेट कर सकता है। संहिता की धारा 274 सम्मन मामलों में तथा 275 वारंट मामलों, 273 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामलों में क्या होता है? यह उपबंध करती कि साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं लिखा जाएगा। 274, 75, 76 ये सब साक्ष्य अभिलिखित करने की धाराएं हैं। यदि किसी असमर्थता के कारण वह स्वयं नहीं लिख सकता तो इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी भी अधिकारी द्वारा उसे अभिलिखित करवाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। सम्मन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल गवाह के रिकॉर्ड पर, आरोपी के बयान के रिकॉर्ड पर, सबूत के रिकॉर्ड पर, सभी बयानों के रिकॉर्ड पर। तो इसमें किस पे? सबूत के रिकॉर्ड पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या हो जाएगा? धारा 274 सम्मन मामलों में जांच अभिलेख से संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मन विचारित सब सम्मन मामलों में मजिस्ट्रेट प्रत्येक साक्षी की परीक्षा करता और उक्त साक्ष्य के सारांश ज्ञापन न्यायालय की भाषा के तौर पर तैयार ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और अभिलेख का भाग होगा, अतः सम्मन मामलों में और पूछताछ ज्ञापन में अभिलेख होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में के अधीन साक्षी की भावभंगिमा का उल्लेख? 280, 279, 278, 281। तो 280 खूब पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता 280 के अनुसार पीठासीन न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगिमा के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा जो तात्विक समझता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है? 280, 288, 278, 270। तो किसमें? 280 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280 के अंतर्गत साक्षी भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है, जबकि धारा 270 में बंदी न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाता है तथा धारा 278 में साक्ष्य पूरा हो जाता है, तब उसके संबंध में प्रक्रिया 288 में कमीशन को लौटाए जाने के बारे में प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा दुभाषीय सत्यनिष्ठा और भाषांतर के लिए आबद्ध संबंधित है? 272, 284, 280, 282। 282 दंड प्रक्रिया संहिता 282 के अनुसार जब किसी साक्ष्य का कथन के भाषांतर के दुभाषियों की सेवा की किसी दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षित की जाती तब वह दुभाषिया ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध है। तो बस आज के लिए इतना आज सीआरपीसी में बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।